ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज एक्सटॉर्शन के बारे में। थेफ्ट हो गया था, स्नैचिंग हो गई थी ना। थेफ्ट और स्नैचिंग। एक्सटॉर्शन भी समझ में आ गया था। एक्सटॉर्शन उद्यापन के बारे में प्रावधान 383 जो है वो करती थी आपकी इंडियन पेनल कोड। बीएनएस में ये किस धारा में है? आईपीसी की जो 383 करस्पॉन्डिंग सेक्शन है और ये है 308, ये है आपकी बीएनएस। यहाँ पे 383 एंड 308 हो गया। हम बात कर रहे थे एक्सटॉर्शन का मतलब क्या हुआ। एक्सटॉर्शन का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को whoever, किसको? किसी दूसरे को, स्वयं इसी को या किसी अन्य व्यक्ति को, जो परिभाषा आपकी बता रही है वो यही बता रही है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, स्वयं इसी को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में डालता है, यानी ये जो व्यक्ति है वो इसको या इसको, अदर पर्सन को क्या कर रहा है? क्षति के भय में डाल रहा है। टू पुट इन फियर ऑफ इंजरी, क्षति के भय में डाल रहा है। और जिसे इस तरीके से क्षति के भय में डाला गया है, इनको, जिन्हें क्षति के भय में डाला गया है, उन्हें क्या देने के लिए? कोई संपत्ति, यही तो है, एनी प्रॉपर्टी। वर्ड जो यूज हुआ है वहां पे क्या लिखा हुआ है? क्या वर्ड यूज हुआ है? क्या लिखा हुआ है? संपत्ति लिखा हुआ है, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई ऐसी जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट, जिससे, यानी ऐसा ये साइंड है या सील्ड है, जिससे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सके। ऐसा कोई दस्तावेज जो मुद्रांकित या हस्ताक्षरित है, जिसे किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, विच कैन बी कन्वर्टेड। देने के लिए कौन? यह जो व्यक्ति है, देने के लिए, किसको देने के लिए? इनको, कि ये इसे दें। देने के लिए बेईमानी से क्या कर रहा है? उत्प्रेरित करता है। तो डिलीवर कौन करेगा? ये करेंगे। और ऐसा कौन रहा है? डिसऑनेस्टली। कैसा? डिसऑनेस्टली उसे क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है। डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है। बोलो भैया। तो ये माना जाएगा उसने क्या किया हुआ है? एक्सटॉर्शन करा हुआ है। दिस पर्सन एक्सटॉर्ट करा है ना। अब ये मैं आपसे अक्सर बता रहा हूं कि जो रंगदारी वाला जो मामला होता है वो एक्सटॉर्शन में जाता है। कहां जा रहा है? एक्सटॉर्ट ही कर रहा है कि भैया इतना पैसा दे देना, नहीं तो दुकान खत्म हो जाएगी। इतना पैसा दे देना, नहीं तो आपके लड़के को ये हो जाएगा। इसका मतलब सामने वाले को सेंस ऑफ इंजरी, जो फियर ऑफ इंजरी क्रिएट की जा रही है, और ये जो फियर ऑफ इंजरी कॉज करके उसे कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई ऐसा दस्तावेज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, देने के लिए उसे बेईमानी से उत्प्रेरित कर रहा है, तो यह माना जाएगा कि दिस पर्सन हैज कमिटेड डिसटॉर्शन। क्या कर रहा है? उद्दापन करता है। क्या करता है? एक्सटॉर्ट कर रहा है।
और एक्सटॉर्ट खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्सटॉर्शन आया हुआ है वर्ड जो है, एक्सटॉर्शन, उद्दापन। तो जो पहला जो एलिमेंट है यहाँ पे एक्सटॉर्शन का, वो क्या है? पहली चीज तो यहाँ पे सामने वाले के मन में एक भय पैदा करता है, क्षति का भय पैदा करता है। और इंजरी जब आप पढ़ते हो तो इंजरी का मतलब है, इंजरी का क्या मतलब है? 4 तरीके की इंजरी आपने पढ़ा हुआ है, बोलो बेटा। पहली जो इंजरी है आपने पढ़ा हुआ है, बॉडी की है, माइंड की है, प्रॉपर्टी की है और रेपुटेशन की है। क्या है? रेपुटेशन। बोलो, यहां पे क्या है? प्रॉपर्टी। बोलो, इसका मतलब किसी की भी इंजरी कॉज कर सकता है। वो किसकी कॉज कर सकता है? बॉडी की कर सकता है, माइंड की कर सकता है, प्रॉपर्टी की कर सकता है, रेपुटेशन की कर सकता है। ऐसी इंजरी का डर दिखाया है उसने, भय दिखाया हुआ है ना। और ये भय दिखा करके उसने क्या करा है? सामने वाले को कोई क्या देने, कोई प्रॉपर्टी देने के लिए। क्या लिखा हुआ है? कोई प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ है? उसके पहले भी कुछ लिखा है? क्या लिखा हुआ है? वर्ड जो यूज हुआ है, एनी प्रॉपर्टी यूज हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, यहां पे वर्ड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, एनी प्रॉपर्टी। इट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। इट मींस मूवेबल और इमूवेबल, चल या अचल हो सकता है। यहां पे सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी इन्होंने नहीं लिखा हुआ, यहां पे क्या लिखा हुआ है? एनी प्रॉपर्टी। इसका मतलब ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, वेदर इट इज अ मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है। और कहीं कहीं पे जैसे आप अभी थेफ्ट पढ़ रहे थे, वहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी, यहां पे एनी प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है। सो दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एनी इन नेचर। इसका मतलब मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो चल भी कह रहा है या अचल भी कह रहा है कि भैया दे दो जरा यार। तो चलिए अचल देने के लिए आपको क्या कर रहा है? बेईमानी से। कैसे? डिसऑनेस्टली। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्टली मीन्स क्या है? मैंने आपसे बताया था कि यदि इनका इंटेंशन जो है साहब का, वो इंटेंशन कैसा है? डिसऑनेस्ट है। इसका मतलब ये लॉस कॉज करना चाहते हैं सामने वाले को। क्या? और ये रॉन्गफुल लॉस कॉज करना चाह रहा है दिस पर्सन, और अपने को रॉन्गफुल गेन कॉज करना चाहता है। इफ द समवन हैज कमिटेड विद सच इंटेंशन, कैसे काम कर रहा है ये? ऐसे इंटेंशन से कि अपने आप को रॉन्गफुली गेन पहुंचाए और सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाए, तो ये माना जाएगा कि इसका जो इंटेंशन है वो कैसा है? इंटेंशन इज अ डिसऑनेस्ट। कैसा है? डिसऑनेस्ट। किस जगह पे ये है? टू सेक्शन 2(7). और यही जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन था आपके आईपीसी में, वो कहां था? ये आपका 24 में था। आईपीसी में कहां था ये बात? अभी 24 में था। और अब कहां है ये? 2(7) में है। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब क्या है? कि ऐसा कोई व्यक्ति जब इस आशय से काम कर रहा है कि अपने आप को क्या करे वो? रॉन्गफुल गेन, और सामने वाले को क्या कॉज करे? रॉन्गफुल लॉस कॉज करे। यदि इस इंटेंशन से काम कर रहा है तब ये माना जाएगा कि इसका जो इंटेंशन है वो क्या है? डिसऑनेस्ट है। मैंने आपसे कहा था कि चोरी यानी थेफ्ट जब पढ़ा जाता है तो थेफ्ट के ऑफेंस के लिए भी क्या पढ़ा था हमने? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, बहुत जगह आप पढ़ेंगे वहां पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। यहां पे इसका मतलब कि आप अपने आप को जो गेन पहुंचाना चाह रहे हो, फॉर दैट मैटर यू आर नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू गेट दैट प्रॉपर्टी। उस संपत्ति को पाने के लिए आप लीगली इंटाइटल्ड नहीं हो। वो जो गेन आपको हो रहा है वो विधिविरुद्ध तरीके से हो रहा है, अनलॉफुली आपको वो गेन हो रहा है, वो लॉफुली आप उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं हो। क्लियर हुआ? और दूसरे को जिसको लॉस कॉज किया जा रहा है, इसका मतलब सामने वाले व्यक्ति को जो नुकसान हो रहा है, ऐसे नुकसान के लिए वो विधिक रूप से आबद्ध नहीं है। ही इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू लूज दैट प्रॉपर्टी और थिंग्स। ठीक है, जिसको आपने कॉज करा है। मैं आपसे कह रहा था, यदि ऐसा इंटेंशन आपका नहीं है, ऐसा इंटेंशन नहीं है, तो फिर वो ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। यहां तो इंटेंशन ही है कि अपने आप को विधिविरुद्ध तरीके से फायदा पहुंचाना है, जिसके लिए हम लीगली इंटाइटल्ड नहीं। हम आपसे कह रहे हैं कि आप जो है 50,000 रुपए दे दीजिए, नहीं तो हम आपके बच्चे का एक्सीडेंट करा देंगे। यहां पे जो 50,000 रुपए दिया गया है, ये एक्सटॉर्ट करके दिया जा रहा है ना। इसका मतलब सामने वाले को डराया जा रहा है। सामने वाले को कोई संपत्ति देने के लिए
उसे क्या किया जा रहा है, डराया जा रहा है। और ये जो 50,000 आपको मिलने वाली है, ये कैसा है आपका, ये आप उसे इंड्यूस कर रहे हो देने के लिए, ये कैसे, रॉन्गफुली। फॉर दैट यू आर नॉट लीगली इंटाइटल्ड। 50,000 रुपए के लिए आप लीगली इंटाइटल्ड नहीं। तो यहां पे इसका जो इंटेंशन है, किसी को कह रहा है कि ऐसा दो भैया, ठीक है, ऐसा, और वो कोई संपत्ति हो सकती है, या क्या हो सकता है, कोई मूल्यवान प्रतिभूत हो सकती है, या कोई ऐसा दस्तावेज जिसे हस्ताक्षरित किया जाए या मुद्रांकित हो, जिससे कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सके। यही तो बताया गया है। तो अभी तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। अब यहां पे दूसरी बात कह रहा है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी समझने से पहले आपको समझना होगा डॉक्यूमेंट को। क्या समझना है, डॉक्यूमेंट। मैं डॉक्यूमेंट बीएसए पढ़ा रहा था, तो वहां पे आपको बताया था डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है। सामान्यतः यहाँ पे दस्तावेज का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि किसी भी पदार्थ पर, किस पर, ये कोई सब्सटेंस है, ध्यान रखिएगा, यदि कोई सब्सटेंस है जो किसी पदार्थ पर, किसके द्वारा, अक्षर के द्वारा, किसके द्वारा, थ्रू द लेटर्स, बोलो भैया, थ्रू द फिगर्स एंड थ्रू द मार्क, ठीक है ना, थ्रू द लेटर्स हो गया, थ्रू द फिगर्स हो गया, थ्रू द मार्क्स हो गया। किसके द्वारा, लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू या मार्क्स के थ्रू, किस पर, किसी सब्सटेंस पर, किसी भी पदार्थ पर, अक्षर के द्वारा, अंकों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा, या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा, और मोर देन वन मीन्स, इसका मतलब लेटर भी हो सकता है, फिगर भी हो सकता है, फिगर भी हो सकता है, मार्क्स भी हो सकता है, मार्क्स भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। एक से अधिक साधनों के द्वारा क्या किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है। क्या किया गया है, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब। किसके थ्रू डिस्क्राइब किया गया, थ्रू दी लेटर्स। क्या, किसके थ्रू एक्सप्रेस किया गया, थ्रू दी लेटर्स, आर थ्रू दी फिगर्स, आर थ्रू दी मार्क्स। बात समझ पाए। और ये कहां किया गया है, ओवर द सब्सटेंस, अपॉन द सब्सटेंस, ऑन द सब्सटेंस। बोलो भैया कहां पर, सब्सटेंस पर किया गया है ना। तो किसी भी पदार्थ पर अक्षर के द्वारा, अंकों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा, पदार्थ अक्षर के द्वारा, अंकों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा क्या किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया। एंड इट इंक्लूड्स, अभी इंडियन पैनल कोड में ये नहीं था, अब इसको शामिल कर लिया गया है। किसको शामिल कर लिया गया है, यहां पे कह रहा है इट इंक्लूड्स, डॉक्यूमेंट में किसको शामिल कर लिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड्स। बोलो भैया। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यहां पे डिफाइन नहीं है, ना ही डिजिटल रिकॉर्ड्स डिफाइन है यहां पे। ये आईटी एक्ट से डील होगा। कहां से डील होने वाला है, तो कह रहा है कि अभी आजकल देखो, हमने बताया कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया। क्या हो चुका है, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब हमें इसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ा अपनी लॉ में। हमने ये जो प्रोविजन था, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब 2000 में आपके यहाँ इनैक्ट करी गई थी, तो उनके थ्रू प्रोविजंस को हम डील करा करते थे, है ना। लेकिन आज की डेट में ज्यादातर चीजें जो हो चुकी हैं वो अब क्या हो चुकी हैं, डिजिटल हो चुकी हैं या इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं। तो उनके थ्रू अब चीजों को क्या करना है, डील करना है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मैं किसी दस्तावेज की बात करूं, तो दस्तावेज में क्या शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है, और क्या शामिल है, डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल है आपका, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल रिकॉर्ड। और क्या शामिल है, किसी भी सब्सटेंस पर जो लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है, वो डिस्क्राइब किया गया है, वो अभी क्या होगा, डॉक्यूमेंट। मैं आपसे ये जो बताना चाह रहा हूं, डॉक्यूमेंट डजंट मीन्स अ सब्सटेंस, डॉक्यूमेंट मीन्स अ कंटेंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस का जो कंटेंट है वो डॉक्यूमेंट है, जो लेटर्स के थ्रू है, जो मार्क्स के थ्रू है, या किसके थ्रू है। अभी जरा देखो, ये आपकी A4 साइज का पेपर है या लीगल पेपर है आपके पास, है ना, और ये बिल्कुल ब्लैंक है। ये क्या है, ये क्या है, ये सिर्फ ब्लैंक पेपर, ये सब्सटेंस है। ये क्या है, इज नॉट ए डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने इस पर एक साइन कर दी, बोलो भैया, और ये जो साइन है, अब ये क्या हो गई,
अब ये पूरा का पूरा पेपर क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। आ गया, साइन आ गया कि नहीं आ गया? मैंने 1 2 3 लिख दिया, अब ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। ये थ्रू दी फिगर्स, डिजिट्स के थ्रू बात आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, चलो 1 हो गया, बोलो भैया, @ हो गया, ये हैश हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसको डिकोड करिए, क्या मतलब होगा इसका, ऐसे ही तो चलता है। जो भी एक्टिविटीज है उन्होंने बताया है, इसी को डिकोड करना, ये डॉक्यूमेंट है, अब ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि यदि कोई एक्टिविटीज है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आया हुआ जिसको डिकोड करना है, तो आईबी और रा वाले यही काम तो करते हैं कि साहब इसका कोई मतलब होगा, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट, इट इज जस्ट प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट एज अ डॉक्यूमेंट। ये क्या हो गया? ये क्या है? ये आपका फिगर्स है। ये क्या है आपका? ये मार्क्स है, साइंस है, फिगर्स है, ये डिजिटल फॉर्म में है, इनको आप समझिए। @ है, वो हैश है आपका, इसको समझना होगा आपको। ये पूरा का पूरा क्या बना दिया? डॉक्यूमेंट बना दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं आपसे कह रहा हूं, अब जरा देखिए, यहां पे हमने एक ट्रायंगल बना दिया। क्या बना दिया? ट्रायंगल। यहां पे हमने क्या बना दिया? एक सर्किल। हो गया डॉक्यूमेंट। हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे कह रहा था कि जब आप पेड़ों पर देखते हैं तो पेड़ पर उनकी जो छाल होती है, बार्क जिसको बोला जाता है, हटा करके नंबर लिख दिया, नंबर 56। तो ये जो लकड़ी है, वुड है, ये क्या हो गई आपकी? ये सब्सटेंस हो गया। और उस पे जो नंबर्स लिखा गया वो क्या हो गया आपका? फिगर्स हो गया। ये डॉक्यूमेंट हो गया। क्या हो गया? डॉक्यूमेंट हुआ, नहीं हुआ? अच्छा, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, दस्तावेज समझ में आ गया? अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स, लास्ट वाली बात कह रहा है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो साइंड है और सील्ड है, कैसा है? साइंड और सील्ड, जिसको किस में कन्वर्ट कर दिया जा सके, which is a signed and sealed converted into the valuable security, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सके, उसे देने के लिए प्रेरित कर रहा है आपको। उसे देने के लिए क्या कर रहा है? वो प्रेरित कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। तो पहले ये समझ लो, डॉक्यूमेंट पढ़ लिया। अब डॉक्यूमेंट्स के बाद क्या पढ़ना है आपको? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये जो डॉक्यूमेंट होता है, यही डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? इसे मूल्यवान प्रतिभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी डी कन्वर्टेड इनटू डी, वीएस। ये कब होगा? तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, दो बातें ध्यान में रखना है। एक तो आपको देखना है राइट्स के बारे में बेटा, क्या राइट्स, और दूसरा क्या है? लायबिलिटी। तो यहां पे कह रहा है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें किसी अधिकार को क्या किया जा रहा हो, किसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है। क्या किया जा रहा है? ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। दूसरा क्या है? इस राइट्स को एक्सटेंड किया जा रहा है। नेक्स्ट, राइट्स को क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर किया जा रहा है। राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, एक्सटिंग्विश किया जा रहा है, इसे रिलीज किया जा रहा है, रेलिंक्विश किया जा रहा है। यस, ये सारी बातें हो रही हैं, किसके थ्रू हो रही हैं? किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू। व्हेन द डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द राइट्स एंड इट जस्ट क्रिएट द राइट्स, तो ऐसा जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्या माना जाएगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। यदि ऐसे दस्तावेज से किसी विधिक अधिकार का एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ऐसा जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे किसी विधिक अधिकारों का या लीगल राइट्स का और राइट्स का ट्रांसफर होता है, अधिकार क्या हो रहा है? ट्रांसफर, तो वो जो दस्तावेज होगा वो क्या होगा? एंड अगेन, यदि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, ऐसा कोई दस्तावेज है जिससे लायबिलिटी एक व्यक्ति क्या करता है? एक्सेप्ट करता है या उसे डिनाई करता है, तो भी वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगी। मेरी बात आप समझ पाए? नहीं समझ पाए? मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, ये जो है अपना एक मकान जो है वो बी को सेल कर रहा है। ये मकान है, ठीक है, किसको सेल कर रहा है? और ये किसके थ्रू कर रहा है? सेल डीड के थ्रू। किसके थ्रू करेगा? अच्छा, ये सेल डीड क्या है? सेल डीड यानी वो एक दस्तावेज है जिसके द्वारा यह, जब सेल डीड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेलर है उस घर में से उसके राइट्स समाप्त हो रहे हैं और बी के राइट्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। बी का उस घर में राइट क्या हो रहा है? आज की बात से क्रिएट हो रहा है। तो ये जो दस्तावेज है जिसके द्वारा
राइट्स क्रिएट हो रहा है, वो जो दस्तावेज होगा वो क्या होगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसका मतलब ये जो सेल डीड और ये राइट जो क्रिएट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? सेल डीड के थ्रू हो रहा है। इसका मतलब जो सेल डीड है वो क्या हो जाएगी? वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगी। क्या होने वाली है? ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। अधिकार मिल गए भाई, आज के बाद से आप उसके ओनर हो गए। इसका मतलब ये सारे के सारे राइट्स लेकर के चली आ रही है। मैंने ओनरशिप, सेल में क्या ट्रांसफर हो रहा है? ओनरशिप। ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। ये सारे के सारे अधिकारों को लेकर के आ रही है। ओनरशिप ऑस्टिन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं ओनरशिप को, क्या कर रहे हैं? इसका मतलब अनलिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम तक आप यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप उसे? अनलिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम तक आप उसे यूज कर सकते हो। अनरिस्ट्रिक्टेडली उसे ट्रांसफर कर सकते हो और उसे एंजॉय कर सकते हो, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये राइट्स है आपका। इसका मतलब कि यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है और ओनरशिप जो ट्रांसफर है, ओनरशिप में राइट्स जो है, राइट टू एंजॉय, एंजॉय करने का राइट ट्रांसफर हो रहा है। बोलो बेटा। और दूसरा डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करने का राइट भी हो रहा है। एलिनेशन का राइट भी ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब अंतरण का अधिकार किसके पास आने वाला है? बी के पास आने वाला है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एंजॉय करने का राइट, डिस्ट्रॉय करने का राइट, उसे एलिनेट करने का राइट, ये सारा जो राइट है अब किसके पास आ गया? बी के पास आ गया। इसका मतलब मैंने तो क्या कहा था कि ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा अधिकार क्रिएट हो रहे हैं, तो ये सारे अधिकार किसमें क्रिएट हो गए? बी में क्रिएट हो गए। अब जरा दूसरा एग्जांपल देखो जरा। यहां पे एक चेक है, ए जो है उसने क्या कर दिया है? चेक दे दिया है भाई साहब, काट करके, लो भाई ले जाओ। किसको दिया? चेक बी को। ठीक है, ए जो है उसने बी को एक चेक दिया। अब यहां पे लिखा हुआ है पे टू। क्या लिखा हुआ है? पे टू। और यहां पे उसने अपनी साइन कर दी। ये जो चेक है वो डॉक्यूमेंट है। चेक क्या है? डॉक्यूमेंट है। जैसे ही उसने साइन कर दी, अमाउंट भर के, ये अमाउंट नहीं भी भरा तो साइन कर दिया, तो अब क्या हो गया? पे टू नाम लिख दिया, अमाउंट मान लो दूसरा कोई भर दिया, पे टू मिस्टर एक्स, और उसने अपनी साइन कर दी, ए ने अपनी साइन कर दी। अब जैसे ही यक्स को मिला, किसको मिला? इसका मतलब उस चेक में उसका राइट आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब अब यही जो चेक था अब क्या हो गया है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई है। क्यों? क्योंकि ये राइट क्रिएट करता है। किसका राइट क्रिएट करता है? पेई का। यहां पे जो पाया हुआ है, बैंक में जैसे लगाएगा उतनी अमाउंट का अधिकार उसको हो गया है कि वो आपके पैसे को क्या कर सकता है? ले सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना नहीं हुआ? तो अभी बेटा ये क्या हो गया? चेक आपका क्या हो गया? वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई। और जानते हो जब डाउरी पढ़ते हो तो डाउरी में भी यही बताया गया, एनी प्रॉपर्टी आर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्या लिखा हुआ है? तो डाउरी जो है वो प्रॉपर्टी भी दी जा सकती है और वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी दी जा सकती है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में चेक भी आता है आपका, साइंड आपको चेक पकड़ा दिया कि वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई कि नहीं हो गई आपकी? एक सेल डीड पकड़ा दिया गया, क्या? एक फ्लैट का, मकान का पूरा जमीन का कागजात आपको पकड़ा दिया, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लो भैया, एक गिफ्ट डीड पकड़ा दिया गया, अब तो गिफ्ट डीड क्या हो जाएगी? वो आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी नहीं, क्योंकि जिसको गिफ्ट मिलेगा उसमें उसके सारे राइट्स आ जाने वाले हैं, आने वाले हैं। तो अब ये सब क्या है? ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब लाइबिलिटी जरा देखो। लाइबिलिटी में उसने क्या कहा? उसने कहा कि जरा ऐसा है कि एक ऐसा प्रोमिसरी नोट बना करके दो जिसमें इस बात की प्रॉमिस करो कि तुमने मुझसे 2 लाख रुपए लिया है। नहीं समझे आप? इसका मतलब आपको डरा रहा है और डरा करके आपको यह बता दिया है उसने, जो डराया है उस डराने के बाद उसने ये बता दिया है आपको, क्या बताया है? कि एक प्रोविजरी नोट लिख करके दे दो मुझे। प्रोविजरी नोट में इस बात की प्रॉमिस करो कि तुमने मुझसे क्या करा था? 2 लाख रुपए लिया था। इसका मतलब इस बात को एक्सेप्ट करो, ये लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लो उस डॉक्यूमेंट के द्वारा। तो वही डॉक्यूमेंट अब क्या हो जाएगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नहीं समझे आप? तो हम लिख करके दे दे रहे हैं कि ठीक है, आई सो एंड सो हैव टेकन द अमाउंट्स बिफोर द 2 years, ठीक है, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न द मनी। ऐसे एक प्रोमिसरी नोट बनाते हुए आप लिख डालोगे। नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये क्या हो गया? आई बात समझ में? नहीं समझ में? तो अब जरा देखो, पहला क्या कह रहा है कि संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है बेईमानी से, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब वो आपको चेक कह रहा है देने के लिए, या वो कह दे रहा है कि भैया जमीन का कागजात लिख करके दो जरा कि आपकी इतना शेयर हो गया है। जबरदस्ती बनवा रहा है भाई आपसे, एक्सटॉर्ट कर रहा है आपको। नहीं हो रहा है? हो रहा है?
या ऐसा कोई लायबिलिटी ले रहा है आपसे। तो अब तीसरा क्या है, ऐसा कोई मुद्रांकित या हस्ताक्षरित दस्तावेज ले रहा है। सुनो, तो ये देखो, जैसे ही आपने इसको साइंड कर दिया, बोलो भैया, जैसे ही साइंड हो गया वैसे ही ये दस्तावेज हो गया कि नहीं हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया। तो कह रहा है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो साइंड और सील्ड है जिसे किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। आसानी से कर सकते हो आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। अब जरा देखो, हमने आपसे कहा एक ब्लैंक पेपर पर अपनी साइन करके दो, जो चाहूंगा वो लिख लूंगा अपने हिसाब से। आपकी लायबिलिटी फिक्स करते हुए मैं क्या कर दूंगा, या आपके राइट्स को बताऊंगा कि ये अब राइट्स इनके क्या हो रहे हैं, यहां पे समाप्त हो रहे हैं। नहीं समझ पाया? कुछ भी कन्वर्ट कर सकता हूं, कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकता हूं इस बात को। और ये जो अभी डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट किसमें कन्वर्ट हो सकता है? जैसे मान लो कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने आपको एक धमकी दिया कि आज आपको ये विद्यालय छोड़ देना है। आप कहीं पे सर्विस कर रहे हो, वहां पे सर्विस करना आपका राइट है, बोलो भैया। और मैंने आपसे फोर्सली क्या कहा कि एक साइन करके लेटर लिखो, साइन करके लेटर लिखो। नहीं भी लिखना है तो सिर्फ साइन करके लेटर दे दो मुझे। अब मैं लिख दूंगा कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से या शारीरिक स्वास्थ्य की दशा के कारणों से मैं अपनी सर्विस को देने में असमर्थ हूं, इस लिहाज से मैं आज इस पद से क्या करना चाहता हूं। अब बताओ जरा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अधिकार आज से समाप्त हो रहे कि नहीं हो रहे उस डॉक्यूमेंट के थ्रू? बोले भैया रेजिग्नेशन लेटर दे करके आ रहे हो, तो इससे क्या होने वाले, राइट्स आपके समाप्त होने वाले हैं वहां पे, यदि वो एक्सेप्ट हो गया तो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अब यही जो लेटर होगा वो लेटर क्या मान लिया जाएगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इज इट क्लियर और नॉट? हो गया? कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ऐसे ही ब्लैंक पेपर पर लिखवा करके मैं लिख देता हूं कि 2 लाख रुपए का देनदार हूं, ये जब मांगेंगे तब दूंगा, इनको दूंगा, या ये जिसको कहेंगे उसको दे दूंगा। ठीक है, आई पे टू हिम और बाय द ऑर्डर ऑफ सच पर्सन। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये मैंने आपसे जो बताया वो 3 चीजें बताया। मैंने क्या कहा, अब आइए जरा मैं उस पॉइंट्स पर लेके चल रहा हूं आपको जहां पे एक्सटॉर्शन के बारे में बात हुआ है। अब जरा देखिए, ये बात क्या कह रहा है कि ये भाई साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, दिस पर्सन, ये जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इनको सेंस ऑफ फियर, क्या फियर ऑफ इंजरी, या किसी अन्य व्यक्ति को फियर ऑफ इंजरी कॉज कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी जस्ट इंटरेस्टेड टू सच पर्सन। ये जरूरी नहीं है कि यह व्यक्ति इससे जुड़ा हो, ये कोई भी हो सकता है, बोलो। तो इनको सेंस ऑफ जो इंजरी कॉज करा है, पुट इन अ फियर, और इन्हें कहता है, इनको भी कर सकता है, स्वयं इसको या इसको, किसी को भी कर सकता है। अब मान लीजिए कि ये उसका लड़का है, तो फादर को इस बात की जो है फियर होगी कि नहीं होगी। ये उसकी बेटी है तो इसको फियर होगा कि नहीं होगा। ये उसका फादर है, मदर है, जो भी है उससे रिलेटेड है, तो इस बात की फियर ऑफ इंजरी होगी कि नहीं होगी? 100%। अब यहां पे किसको भय दिखाया गया है, दिस पर्सन, स्वयं इसको या किसी अन्य व्यक्ति, इनको भी भय दिखाया जा सकता है। चलिए, भय में दिखा करके, इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, जो व्यक्ति है उसे देने के लिए क्या कर रहा है, वो प्रेरित कर रहा है। और कैसे कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, डिसऑनेस्टली कर रहा है, बोलो भैया। तो यहां पे क्या देने के लिए, तो कह रहा है कोई प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी। दूसरा क्या कह रहा है, एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और तीसरा, एनी साइंड और सील्ड डॉक्यूमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू, तो फिर ये क्या माना जाएगा, एक्सटॉर्शन माना जाएगा। इज इट क्लियर? नहीं हुआ? एक्सटॉर्शन। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि ये बॉडी हो सकता है, माइंड हो सकता है, रेपुटेशन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है। अब वो कह रहा है कि आपका घर जला देंगे यदि 5 लाख रुपए नहीं दे दोगे तो, आपकी जो है गाड़ी जो है वो जला देंगे। बोलो भैया, ये क्या कर रहा है, एक्सटॉर्ट कर रहा है आपको पैसा दे करके। ये नहीं हो रहा है, वो फियर ऑफ इंजरी कॉज कर रहा है, सेंस ऑफ इंजरी कॉज कर रहा है, पुट इन अ फियर ऑफ इंजरी। आपके लड़के को किडनैप करा लेंगे, यही डर दे दिया है आप बच्चे का, अदर पर्सन को हाथ पैर तोड़ देंगे, किडनैप करवा लेंगे। ये एक्सटॉर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो भैया। अभी रैंसम से कंफ्यूज नहीं करना है, अभी रैंसम अलग चीज हो जाएगी, यहाँ पे यहां एक्सटॉर्ट कर रहा है आप, बोलो। अभी दुकान पे चले गए आप, अक्सर यही होता है ना कि जब पहले रंगदारी वसूली जाती थी तो ऐसे ही तो होता था कि भैया का फोन आ गया है, 50,000 रुपए पहुंचा दीजिएगा, नहीं तो कल जो है रास्ते में गाड़ी उठ जाएगी, बच्चा उठ जाएगा। ये क्या था, एक्सटॉर्शन था। ठीक है, तो एक्सटॉर्शन एक बड़ा 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 बिजनेस है जो चल रहा था क्राइम वर्ल्ड में, अभी भी है। ठीक है, एक्सटॉर्ट किया जाता है लोगों को। तो एक्सटॉर्शन की परिभाषा समझ में आई। पहली जो बात है, चोरी में और इसमें जो फर्क है, वो 2 चीजों का फर्क है, जो बेसिक्स अंतर है वो आपको समझना है। पहला अंतर तो ये है कि चोरी के लिए सेंस ऑफ जो फियर है,
जो फियर ऑफ इंजरी है वो नहीं है। चोरी में मैं आपके घर गया और आपकी घड़ी उठाया, आपको पता भी नहीं चला, मैंने डाल दिया उसको जेब में। यहां मैंने आपको डराया धमकाया नहीं। लेकिन जब मैं एक्सटॉर्ट कर रहा हूं तो आपको क्या कर रहा हूं, पुट इन अ फियर ऑफ इंजरी। मैं आपको है दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? इसका मतलब जो एलिमेंट है वो चोरी में और यहां पे वो पहला फर्क जो है वो किसका? फियर का है, फियर ऑफ इंजरी। देयर इज नो एलिमेंट्स इन अ थेफ्ट, फियर ऑफ इंजरी। जबकि एक्सटॉर्शन में क्या है? ये फियर ऑफ इंजरी का एलिमेंट प्रिवेल करता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हुआ? अब दूसरा एलिमेंट है डिलीवरी का। दूसरा क्या है? डिलीवरी का है। इसका मतलब क्या हुआ कि चोरी करने में जरूरी नहीं है कि आप डिलीवर करोगे। मैं आपके घर गया या आप रास्ते में जा रहे थे, मैंने आपकी जेब में हाथ डाला और आपकी पर्स निकाल लिया, थेफ्ट हो गई? थेफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। लेकिन एक्सटॉर्शन में आप डिलीवर करते हो, थेफ्ट में मैं खुद लेता हूं प्रॉपर्टी को, और एक्सटॉर्शन में आप डिलीवर करते हो। सबसे बड़ा अंतर जो है चीजों को पकड़ने का वो यही है। बात समझ पाए आप? जैसे मैंने आपकी जेब से पर्स निकाल ली, पैसा निकाल लिया, ये क्या हो गया? थेफ्ट हो गया। और डरा करके मैंने लिया है, आपको फियर आपने दिया है मुझे, तो ये एक्सटॉर्शन हो गया। क्या हो जाएगा? एक्सटॉर्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो जहां पे फियर ऑफ इंजरी है वो मामला एक्सटॉर्शन में जा रहा है, जहां पे फियर ऑफ इंजरी नहीं है वो हो सकता है कि मामला कहां पे चला जाए। यानी जब आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा बेसिकली तो आपको ये बताना होगा। क्लियर हुआ भैया? अच्छा, और अगेन यहां पे एनी काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है। दो तो महत्वपूर्ण था। एक और ये जो आपको दिख रहा है, वहां पे जो थेफ्ट होता है, थेफ्ट में जो प्रॉपर्टी होती है वो ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जबकि यहां पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? मूवेबल। एनी प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है। क्या प्रॉपर्टी यूज हुआ है? एनी प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है। तो यह भी हो सकता है। दोनों बातें क्लियर है यहां तक? एक्सटॉर्शन क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्ट। तो अब रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल स्टेन क्या होता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या होता है? आपने देखा डिसऑनेस्ट इंटेंशन दो साथ में अभी यहां बताया गया, और फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहां पे चला गया? एकदम लास्ट में चला गया। बीएससी के सेक्शंस में आप देखिए लास्ट में कहां डिफाइन करा है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल, यानी डब्ल्यू में जाकर के हुआ ना वर्ड पे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है, चलो थैंक यू।